इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे कायम किया है? ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार, तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। जो मुल्क का वजीर आजम सुपर पावरों की बातें नहीं ना मानता, तो सुपर पावर की कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम ये वजीर आजम ना आए, मेरी मर्जी का वजीर आजम आए। और मैं दाद देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या काम किए कि तीसरी बार फिर वजीर आजम बने और उन सबसे टक्कर लेके वजीर आजम। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे कायम किया है और 200 इयर्स में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे कायम हुआ है? दिस इज अनबिलीवेबल। इंडिया ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जो आज तक पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने कायम नहीं किया। इंडिया ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 642 मिलियन वोटर्स। कैन यू इमेजिन? 642 मिलियन वोटर्स। और ये 642 मिलियन वोटर्स जो हैं, ये हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन पॉपुलेशन के लिए, अवाम के लिए, उनकी अथॉरिटीज के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये दिस इज 1.5 टाइम्स the voters of all G7 countries, 1.5 times the voters of all G7 countries and 2.5 times the voters of 27 countries in the European Union. तो सबको बीट कर दिया इंडिया ने सबको पछाड़ दिया, सबको बीट कर दिया। और इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी के अंदर एक और रिकॉर्ड, और वो ये है कि 312 मिलियन वुमेन कास्ट देयर वोट्स। 312 मिलियन खवातीन, महिलाओं ने वहां पर अपना वोट कास्ट किया है। वो जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। और इसमें जैसे कि आपको हमने ये बताया कि देखिए 65 करोड़, 65 to 70 करोड़ के बीच जो वोटर्स हैं, ये कमाल की बात है कि उनको संभाल लेना और उनका निकलना और वोट कास्ट करना। और 65 करोड़, 65 से 70 करोड़ वोट। देखिए कहा क्या जा रहा था कि टर्न आउट जो है वो कम है, नहीं, यहां पर यह बताया गया इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुमार, उन्होंने ये बताया है, राजीव कुमार, उन्होंने ये कहा कि टर्न आउट बहुत जबरदस्त था। तो देखिए ये जो बात कही जा रही थी कि 97 मिलियन वोटर्स हैं, अब उसमें से वो ये बोल रहे हैं कि 97 मिलियन, मैंने कहा ये 97 करोड़ है। तो इसमें 65 से 70 करोड़ जो है वो बता रहे हैं ये तादाद है। भाई क्या बात है, जबरदस्त है, तमाम कंट्रीज को बीट कर दिया उन्होंने। और इसमें बाकी तो ठीक है जो भी है, लेकिन उसमें ये बताया गया है कि जो राजीव कुमार ये कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया का एक रिकॉर्ड है, जो एक ऐसा हिस्ट्री है कि इलेक्शंस जो है बहुत जबरदस्त तरीके से कराए जाते हैं पूरे इंडिया में। कहीं पर किसी भी जगह पर पोलिंग बूथ बनाना पड़े तो वो बनाना पड़ा हमें, और हमने बनाया। और उसमें तो हमने देखा पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, कहाँ कहाँ पर अगर यहाँ कहीं पर कोई 1 या 2 लोग हैं तो उनके लिए भी वोट कास्ट करने के लिए उनको सहूलत फराहम की गई। लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अमेरिका है और जो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज और वेस्ट के कंट्रीज, वो अपने मॉनिटर्स भेजते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में जब भी इलेक्शन होता जाते हैं, लेकिन उन कंट्रीज में वो नहीं जाते कि जहां पर उनको कोई शक ही ना हो, उन्हें पता हो। तो इसी तरीके से अमेरिका ने ये कहा था कि इंडिया के इलेक्शंस पर नजर रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वहां पर हमें मालूम है कि जमहूरियत कितनी मजबूत है, वहां पर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि अगर हम नहीं भी भेजेंगे अपने तबसरा निगार, एक्सपर्ट्स और मॉनिटर करने के लिए, तो हमें ये इल्म है
कि उनकी डेमोक्रेसी को कोई आंच नहीं आएगी और वहां पर स्मूथली इलेक्शन हो जाएंगे। और हमने यही देखा कि वहां पर स्मूथली कैसे जबरदस्त तरीके से इलेक्शन हुए हैं। कमेंट्स के बीच में भी क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है, और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई। भाई इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा जबरदस्त कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा। लेकिन मेन टॉपिक जो पाकिस्तान की, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, किस वजह से खो दी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए 1998 में जब इंडिया ने 5 धमाके किए, मुसलसल जो है ना 5 धमाके किए, ठीक है, उसी 1998 में समथिंग 1 महीने बाद या कुछ देर बाद पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। उसके बाद एक और एटमी धमाका किया। इंडिया दुनिया का 6वां बड़ा जो है ना एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। अच्छा, जब ये 2 मुल्कों ने एटमी पावरें बना ली शोएब भाई, एटमी पावर बना तो ली, छोटी बात नहीं है। जब किसी देश में इलेक्शन होते हैं तो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन बनती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और आने वाली पार्टी कैसी पॉलिसीज बनाएगी। क्या एक कंटिन्यूएशन होगी पॉलिसीज की या फिर पॉलिसीज में अपसाइड डाउन चेंजेस आएंगे। इसी वजह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी स्लगिश होती हैं, जिसका सीधा असर ग्रोथ पर पड़ता है। लेकिन हाल ही में आए जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है और इससे ये भी पता चलता है कि इस समय इंडिया में कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है इलेक्शंस को लेकर और इलेक्शंस के रिजल्ट को लेकर। लगभग सबको पता है कि पॉलिसी की कंटिन्यूएशन होने वाली है, इसीलिए इसका असर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं दिख रहा, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज़ हो गई है और जितना प्रेडिक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है इंडियन इकोनॉमी ने। और आने वाले समय में ये अगर इसी तरह ग्रोथ रेट दिखाता रहा तो 2025 में जापान और 2026-27 तक जर्मनी को पीछे करके भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी और इसका असर भारत की डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और आम लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिलेगा।